नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 40.09% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा 48.63% वोटिंग हिमाचल प्रदेश में और सबसे कम 35.65% वोटिंग बिहार में हुई है। इसके अलावा ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए 37.64% वोटिंग हुई है। 4 राज्यों की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की वोटिंग हो रही है। बलिया में वोट देने पहुंचे एक बुजुर्ग की पोलिंग बूथ पर ही मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग की मौत गर्मी की वजह से हुई है। 7वें चरण में भी पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आई हैं। पश्चिम बंगाल के भांगर में सीपीआई और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर बम से हमले का आरोप लगाया है। वहीं लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दोपहर 1 बजे तक 39.31% वोटिंग हुई है। सपा ने चुनाव आयोग से 2 घंटे में 40 से ज्यादा शिकायतें की हैं। ज्यादातर शिकायतें ईवीएम से जुड़ी हुई हैं। गाजीपुर में गर्मी से दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी बेहोश हो गए हैं। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बलिया में वोट देने पहुंचे एक बुजुर्ग की पोलिंग बूथ पर मौत हो गई। वह मतदान करने के लिए लाइन में लगा था, तभी वह बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग की मौत गर्मी की वजह से हुई है। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदान करने के बाद कहा, इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। यूपी में आज महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलीमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग हो रही है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता पवन सिंह सीधे जुड़ गए हैं। पवन का रुख करेंगे। पवन, कितना उत्साह है मतदाताओं में और अभी तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें, क्या है परसेंटेज? देखिए कविता, अभी तक 39.31% मतदान हुआ है 1 बजे तक और इसमें सबसे ज़्यादा महाराजगंज में मतदान हुआ है 42 पॉइंट कुछ और सबसे कम गोरखपुर में और सलेमपुर में मतदान 37.7% हुआ है। चूँकि इस समय गर्मी काफ़ी चरम पे है। इस गर्मी को देखते हुए भी बहुत सारे लोग जो पहली पाली में सुबह की तरफ जो है मतदान कर लेते हैं। इसके बाद जो बीच में गर्मी का जो चरम है, यहाँ पर भी पारा 46, 47 और 48 तक पड़ रहा है। और इसके बाद हम बात करें जो मतदान कर्मी है जो इसमें लगाए गए हैं, उसमें मिर्ज़ापुर में जो बात हुई थी, मिर्ज़ापुर में करीब जो जानकारी मिली थी वो 12 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है इस गर्मी की वजह से और करीब 16 से 18 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्योंकि गर्मी का कहर पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से चल रहा है उसका असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में गर्मी पड़ रही है जिसको लेकर सभी लोग परेशान हैं। उसका असर इस समय मतदान पर भी पड़ रहा है। अभी तक 1 बजे तक 39% मतदान हुआ है। और हम बात वाराणसी करें, इस समय वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ पर अजय राय जो उनके विपक्षी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो प्रत्याशी हैं वाराणसी से। उन्होंने आरोप लगाया है कि वाराणसी में कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पर समस्याएं हैं, मशीनें खराब चल रही हैं और ये दबाव बना रहे हैं। उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि यहाँ पर बूथ नंबर 68 पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता दबाव बना रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। जिसको लेकर वाराणसी डीएम यश राजलिंगम ने ट्वीट करके जवाब दिया है कि जो है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, उसको निराधार बताया। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, लोग मतदान करने आए हैं। आप कहाँ से हैं? हम हैं, ऐसे मेरा शादी हुआ है बनारस में, पटना से। तो आज मतदान कर रही हैं, क्या है मुद्दा, किस बात पे मतदान कर रही हैं, क्या है? इधर देखिए। डेवलपमेंट के लिए। आप महिला हैं, आधी आबादी कही जाती है। सबसे बड़ी बात है महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी होती है घर से लेकर समाज तक। तो आप क्या सोच रही हैं और किस तरह से वोट कर रही हैं? किस तरह से सोच रहे हैं कि हाँ वोट सबको देना चाहिए, यह सबका अधिकार है कि हाँ वोट दे। ये वोट दे रही है। आप कहाँ वोट दे रहे हैं, क्या है? हम बनारस के रहने वाले हैं। वोट किसको दे रहे हैं, क्या है? हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपसे भी हम यही कहेंगे कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे कहिए कि भाजपा को वोट दे। यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रखा है। आप कहाँ से हैं? मैं वाराणसी से ही हूँ। क्या है इस बार का जो मुद्दा बना है? 10 साल पहले प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लगातार बने रहे, तो क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पे लोग वोट कर रहे हैं? सिर्फ
और सिर्फ ओनली विकास। विकास वाराणसी में, वाराणसी ही नहीं अपोजिट पूरे देश में विकास की जो है एक लहर चली है। माननीय नितिन गडकरी जी ने जो रोड का जंजाल बिछा दिया हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा जो है व्यापार और उद्योग में जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है। काशी नगरी आज शिवमय हो गई है। यही जो काशी कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। जैसे माला फूल वालों को, ऑटो टोटो वालों को, होटल रेस्टोरेंट वालों को, इस तरह बहुत सारे रोजगार मिले हैं। तो विकास की एक धारा बह रही है और निश्चित तौर से हम विकास के साथ हैं और विकास को ही हमने वोट दिया है। आप इस बार वोट कर रहे हैं, आधी आबादी कही जाती है, तो आप लोगों को क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? बूथ पे आप वोट देने आई हैं, मतदाता हैं, तो आपने क्या मुद्दा अपनाया, क्या सोच के वोट दे रही, कुछ तो है? इतना वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े, वुमेन और एक बच्ची हमारे साथ जो पहली बार वोट करेगी। इस बार पहली बार आप वोट करने जा रहे हैं? मैं दूसरी बार वोट कर रही हूँ। दूसरी बार वोट कर रही हैं, क्या उत्साह है और क्या सोचती हैं? आप युवा हैं, आप समाज को एक दिशा देंगे, क्या सोच रही हैं वोट के लिए? इधर डेवलपमेंट हो और जो प्रॉमिसेस किए गए हैं वो पूरे हो। और बहुत सारे लोग हैं, देखिए युवा जो है पूरी तरह से समाज को समझता है। इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक युग है, सभी लोगों तक कोई भी जानकारी हो तत्काल प्रभाव से पहुंचती है। जिसको लेकर देश के किसी कोने में अगर कुछ हो तो जानकारी पहुंचती है। चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ पिछले 10 साल से यहाँ पर सांसद रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस तरह से यहाँ वाराणसी का विकास हुआ है वो सभी लोगों से छुपा नहीं है। यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं, सबकी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर का जो दर्शन करने, गंगा स्नान करने जो लोग आते हैं, उनकी सभी की आस्था जुड़ी होती है। जिसको लेकर के कोई मुश्किल से डिनाई कर पाएगा कि जिस तरह से यहाँ पर पर्यटन बढ़ा है, जिस तरह पे यहाँ पर विकास हुआ है। पूरे वाराणसी कभी गलियों का जो है वो शहर कहा जाता था, लेकिन आज उसका सिनेरियो बदला है। क्या कहेंगे इस बार, क्या है मुद्दा? सिनेरियो तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं और विकास का मुद्दा ही है जो है, लेकिन विकास के संग संग यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है उस पर जो है हमारे नेतागण भाजपा के या जो अधिकारी हैं उस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, जैसे इससे पहले 10 साल पहले क्या स्थिति थी? आज पहले तो आज की स्थिति 10 साल पहले तो मैं यहीं का क्षेत्रीय निवासी हूँ। गोदलिया चौराहे पर कूड़ा खाना था जो हमारे तीर्थयात्रियों का सबसे पहले स्वागत करता था। आज वहाँ मल्टी स्टोरेज पार्किंग बन गई है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, लेकिन अभी व्यवस्थाओं में बहुत सी कमियाँ हैं। अब गोदलिया चौराहे से जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से आप घाट तक जाइए जो है करीब 600 मीटर की दूरी होगी, लेकिन ऊपर कहीं सेट नहीं है। जैसे आप चीजों को देख रहे हैं, समाज से हैं, क्या लगता है बनारस के अलावा जो अगल बगल की सीटें उस पर क्या रहे? हर जगह विकास है और हर जगह मोदी की सरकार बनेगी। सरकार तो जो है प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनना है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि ये लोग अपना आकलन नहीं करते हैं, ये केवल हवाएं देता है। सपा बोले भाई एक सीट मोदी जी अपना बचा ले वही बहुत है, या जो भी पार्टियां हैं जो अपना आकलन नहीं ये करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार की जो पोजीशन है पूरे देश में, मोदी को चूंकि बहुत सारे लोग इस बार, चाहे बच्चा हो, इससे पहले भी 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का हो, मोदी का जो सिनेरियो था पूरी तरह से अलग था। लोगों को जो समझ थी, लोगों का जो प्यार है उनके लिए अलग है। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, विश्वनाथ मंदिर का इतना अच्छा सुंदर सा जो कॉरिडोर बना है सब उन्हीं का देन है। बहुत अच्छा विकास है। बनारस बदल गया है। हाँ, क्या बताएं बनारस? बनारस का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, रोड बदल गए, अच्छे अच्छे पार्क वो बन गए, मल्टीप्लेक्स पार्किंग बन गए हैं। और क्या चाहिए बनारस को? कुल मिला के अगर बन रहा है। बनारस की बात करें तो बनारस के जो लोग हैं, इनको जो 10 साल पहले 2014 का जो बनारस था उसमें और आज के बनारस में काफी अंतर है। जिस तरह से रोजगार बढ़ा है, जिस तरह से विकास हुआ है, वो एक अलग छवि है। कविता जी बिल्कुल, आपने जितने भी मतदाताओं से पवन आपने बात किया, सभी ने 10 साल की जो वाराणसी है उसके विकास कार्यों के बारे में बताया। जिस तरह से तंज गलियां होती थी और अब जो सड़क है, सड़कें भी चौड़ीकरण हो गए हैं। और यदि आपने बताया कि जो मतदाता है, मतदाताओं में काफी उत्साह है, लोग पहुंच भी रहे हैं, लेकिन जो गर्मी है, गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया है। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि इस गर्मी और उमस के बाद भी लोग अपना वोट डालने के लिए और अपने परिवार या अपने सगे संबंधियों का वोट डलवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आप देख सकती हैं पीछे भीड़ जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर क्यों अपने कतार का इंतजार करते हैं, मेरी बारी कब आएगी, उस बारी के अनुसार जाएंगे। लोग इतने समझदार हैं कि कहीं से कोई ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की। हर आदमी, यहाँ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, लोग सेल्फी पॉइंट में अपनी फोटो खिंचवा के अपलोड करते हैं, जिससे कि एक
जो इस समय सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर एक ट्रेंड बना हुआ है। बहुत सारे लोग, सभी लोग अपने को बताना चाहते हैं कि हम जो है वोट डाले हैं और हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उससे एक प्रेरणा मिलती है समाज में लोगों को समझने के लिए कि हम लोग अपने मत का प्रयोग करें। और अगर हम बात करें इन 13 सीटों की कविता, तो इन 13 सीटों का जो सिनेरियो है वो काफ़ी अलग है। पूर्वांचल की बड़ी अहम सीटें हैं। इसमें प्रधानमंत्री का क्षेत्र वाराणसी आता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में भी आज ही वोट पड़ रहा है। इस 13 लोकसभा सीटों की जो बात करें तो 13 लोकसभा सीटों में पूर्वांचल की अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें 10 सीटों पे खुद लड़ रही है और बाकी 3 सीटों पे उनके सहयोगी दल लड़ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल यस से हैं, जहां पर उनके अपने चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर चुनाव हो रहा है। उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान जो है उसको यूज नहीं किया। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा से हैं, घोसी से उनका बेटा अरविंद राजभर लड़ रहा है चुनाव, जिसको लेकर के उन्होंने भी अपने जो चुनाव चिन्ह है छड़ी निशान पे वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बारीकी से अध्ययन करें तो इस पे एक छोटा सा जो है वो माइनस इफेक्ट आता है। 2 से 4% ऐसे वोटर हैं जिनको सिर्फ अपने निशान को, वो कमल के अगर हैं या अन्य किसी दल के हैं, जिस दल के बारे में उनके दिमाग में बैठ जाता है जहनियत में, वो उन्हीं को वोट करते हैं। तो ऐसे में इन 3 सीटों पे अगर हम बात करें तो कुछ प्रतिशत का नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हम अगर अलग अलग सीट की बात करें तो वाराणसी या गोरखपुर 2-4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत सारे सीटों पर वहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय जो पार्टी का जो वहाँ पर प्रत्याशी है, ये बहुत अहम बात है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लोग सोचते हैं, समझते हैं। समस्या इस बात की है कि जब भी कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में आता है तो उसके बारे में पूरी तरह से आकलन किया जाता है कि किस तरह से बात किया जाए। लेकिन जब भी वोट देने की बात आती है, हर मतदाता को इतना स्वतंत्रता है कि वो अपने मतदान का प्रयोग स्वयं कर सकता है। लेकिन अब इस समय जो माहौल है पूरे देश का, उस माहौल में सभी मतदाता अपने को बिल्कुल मजबूती से खड़े पाते हैं। हमारे साथ हैं, आपने वोट किया? जी जी। क्या है मुद्दा इस बार, क्या सोच के किस तरह से वोट किया आपने, क्या है? इस बार हम लोगों ने सोच के दिया है कि इस बार सारी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो अनर्गल टाइप का काम करके देश को एकदम कूड़े में झोंक दिए थे, इस बार हमको लगता है कि अब इस बार देश हमारा स्वतंत्र हो जाएगा। अब हमें महसूस हो रहा है कि देश हमारा स्वतंत्र होने जा रहा है। आप वाराणसी में हैं, वाराणसी से लगे हुए बहुत सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, इसके अगल बगल की लोकसभा सीट की क्या स्थिति बनेगी? सभी कांग्रेस, बसपा, सपा सभी लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को। हम चारों तरफ सुबह घूम के आ रहे हैं, सभी लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं और किसी को। आप युवा हैं, क्या है मुद्दा इस बार, किस तरह से वोट कर रहे हैं? देखिए तो अभी तो परसेंटेज कुछ काफ़ी कम चल रहा है और हमको लगता है 4 बजे तक कुछ परसेंटेज बढ़ेगा, बस 400 पार। यहाँ पे युवा हैं या जो लोग भी अन्य बूथों पर जा रहे हैं, सबके अंदर एक अलग तरह का उत्साह है और जो सिनेरियो है अलग अलग सीटों का वो अलग है। लेकिन इसके बावजूद इस गर्मी और उमस के बाद भी लोगों में वोट डालने का जो उत्साह है वो अलग है। क्योंकि अगर हम इससे पहले की जो चरण की बात कर ले, 7 चरण में जो चुनाव हुआ था, पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से मत प्रतिशत घट रहे थे, उसको लेके चुनाव आयोग और सभी पार्टियां चिंतित थी, जिसको लेके सभी लोगों ने प्रयास किया और लगातार ग्रेजुअली ये बढ़ता गया। और पिछले 3 चरण के हम बात करें तो तीनों चरण में चुनाव में जो मत प्रतिशत है वो काफ़ी बराबर हुआ 2019 की अपेक्षा। इस बार भी जिस तरह से वोट मत प्रतिशत बढ़ रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 2019 का जो मत प्रतिशत है लगभग उसके पास तक पहुंचेगा। कविता जी बिल्कुल। यदि पवन बात करें गोरखपुर की, गोरखपुर सीट भी जो है वो प्रतिष्ठा वाली सीट है क्योंकि वहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, भले चुनाव जो है वो रवि किशन लड़ रहे हों। जी बिल्कुल कविता, देखिए गोरखपुर सीट पहले से ही हॉट सीट रही। मुख्यमंत्री इससे पहले भी कई बार वहां सांसद रहे। सांसद रहने के बाद भी चूंकि उस सीट का जो वर्चस्व है उनके मुख्यमंत्री के मंदिर से और मुख्यमंत्री के जो है उस मठ से जोड़ा जाता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे इससे पहले भी लड़ी, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत पहले सदस्य नहीं रहे, लेकिन उनका जो झुकाव था वो हिंदुत्व के प्रति था। वो लगातार हिंदुओं की बात करते थे और किसी भी मुद्दे पे वो बुरी तरह ज्वलंत और उठकर खड़े होते थे और उस स्तर पे बात करते थे। लेकिन अगर हम हॉट सीट की बात करें तो वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या
कई ऐसी सीटें हैं जिस पे सभी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। चूंकि वाराणसी प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, इस पे पूरे देश के लोगों की निगाहें हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं तो वहां पर भी लोग निगाह बनाए रखते हैं कि किस तरह से, चूंकि एक उपचुनाव में ऐसा हुआ था, मुख्यमंत्री जब वहां से इस्तीफा देने के बाद जो है उन्होंने जब शपथ ग्रहण लिया था तो उसके बाद वहां पर जो उपचुनाव हुआ था वो सीट हार चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी वो सीट हारी थी, जिसके बाद से वहां पर थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाते हैं लोग कि उस सीट पे कहीं से कोई कमी न रह जाए। लेकिन अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में भी अखिलेश यादव ने जो है चुनाव जीता था 2019 में, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुआ तो वहां से दिनेश लाल निरहुआ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। इस बार फिर उनको ही प्रत्याशी बनाया गया। तीसरी अगर हम घोसी की बात करें, चूंकि वो भाजपा के सहयोगी दल है सुभाषपा, तो उसमें जो ओम प्रकाश राजभर है उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिया है, सांसद बनाने का पूरा प्रयास किया है और पूरी तरह से ताकत लगाया हुआ है कि उस सीट को हम जीत हासिल करें। क्योंकि इससे पहले वहां पर दारा सिंह चौहान उपचुनाव में लड़े थे, लेकिन वो वहां से हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो अलग है, चूंकि वो ओम प्रकाश राजभर एक दल है और दल के नाते वो अपने बेटे को किसी तरह से देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया हुआ है, वो भी सीट हाट मानते हैं। इसके अलावा अगर रॉबर्ट्सगंज मिर्जापुर की बात करें तो वहां से अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल को भी माना केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी भी सीट पे काफी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि उस सीट पे इससे पहले भी उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। लेकिन ऐसा माना जाता है जब कोई बड़ा जो है नेता चुनाव लड़ता है तो उसमें बहुत सारे लोगों की निगाह होती है। वाराणसी के बगल में लगी हुई चंदौली सीट पे जो पांडे जी हैं, उनका पांडे जी का भी सीट जो है काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि वो भी केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री होने के नाते और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब आप लोकसभा के सदस्य होते हैं उसके बाद अगर पार्टी आपको बड़ी जिम्मेदारी देती है तो आपकी जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है वो काफी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन 13 सीटों में कई ऐसी सीटें जो अहम हैं, जिसपे लेकर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरह लगी हुई है और इसको लेके जो प्रचार प्रसार हुए हैं हमने उसमें कहीं कोर कसर नहीं छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बनारस की बात करें तो यहाँ बहुत सारे नेता पूरे भारत से यहाँ प्रचार करने आए थे, बहुत सारे लोग यहाँ कैंप किए थे। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर महीने में 2 से 3 बार आते रहे और प्रधानमंत्री की जो विकास की योजनाएं चलती रही वो विकास की योजनाएं भी यहाँ काफी लगातार चलती रही। जब से 2014 से वो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं वाराणसी से, तब से वो वाराणसी को डेवलप करने के जो भी संभव हो सकता है प्रयास करते रहे। जो कमियां रही उसको दूर करने के लिए, चाहे हम कॉरिडोर की बात कर लें, विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, यहाँ की जो गलियां थी उसको चौड़ी रोड बनाया। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फ्लाईओवर, जो जाम की समस्या थी उससे निजात दिलाया। और सबसे बड़ी बात करें जो बिजनेस हब है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया था कि हम वाराणसी और यहाँ के अगल बगल के क्षेत्र को एक बिजनेस हब के रूप में डेवलप करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। काफी बुनकरों के लिए और बाकी बहुत सारे एमएसएमई के प्रोजेक्ट यहाँ पर ले आए हैं वाराणसी में। वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लग रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और एक रोजगार से एक परिवार पलता है। तो अगर एक बड़ा हब तैयार होगा उससे इस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास होगा। बिल्कुल पवन, इस बार वाराणसी सीट जो है बीजेपी के लिए लीड और मार्जिन का भी है। देखिए बिल्कुल हम बात करें, देखिए इस बार चूंकि विपक्षी पार्टियां भी काफी सशक्त रही और वाराणसी में इस बार प्रियंका गांधी, अजय राय और अखिलेश यादव ने रोड शो किया था। इससे पहले इन लोगों ने रोड शो नहीं किया था, इस बार उनके रोड शो में भीड़ थी। हो सकता है मार्जिन में उनके जो जीत का जो मार्जिन है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो सीट है वो काफी अहम है, क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो भी कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी बड़ी साख जुड़ी हुई है वाराणसी से। वो सभी लोग इससे जो है जुड़े हुए हैं और बनारस में पूरी तरह से कैंप करके इसको मार्जिन बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। इससे पहले का अगर हम लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में भी राजनाथ सिंह की भी जो सीट थी, ऐसा माना जाता था कि राजनाथ सिंह की बिल्कुल परंपरागत सीट होती जा रही। तीसरी बार वो वहां से प्रत्याशी बनाए गए थे, उनकी भी सीट का सिर्फ मार्जिन बढ़ाने की बात हुई थी। तो कुल मिला के जो बड़े नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबका जो सिनेरियो इस बार जो राष्ट्रीय मुद्दा था वो अलग था, विकास और अन्य मुद्दे अलग हो गए थे। बिल्कुल पवन जी पवन, जिस बूथ पर आप खड़े हैं, जैसा कि आपने बताया कि 7 से 12 लोगों की मौत भी हो गई है यूपी में,
यदि देखा जाए तो वहां पर व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से की गई है, पानी की व्यवस्था करे या पंखे की व्यवस्था करे गर्मी को देखते हुए? जी बिल्कुल, पंखा एकदम देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा कूलर लगाया गया है मैम, और यहाँ पर खुले में और अंदर भी इसकी बड़ी सजावट की गई है। यहाँ पर सेल्फी बूथ लगाया गया, जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर वोट देने के बाद फिर अपनी सेल्फी यहाँ पर फोटो खींचते हैं और उसको अपने फेसबुक, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लोड करते हैं, जिससे कि उनको अपने को प्रचार करते हैं। एक थोड़ा गौरव महसूस होता है और इसको लेकर के बहुत सारे लोग अपने साथ जो है इस फोटो को शेयर करते हैं, एक साक्ष्य के रूप में रखते हैं। हमारे साथ युवा हैं इस समय, बहुत सारे लोग अपने जो फोटो है जो सोशल प्लेटफॉर्म पे लोड करते हैं, उससे एक प्रेरणा मिलती है अन्य लोगों को कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे कि सबको लगे, एक कौतूहल हो, एक उत्सुकता बढ़े। हमारे साथ एक युवा है, इनसे जानते हैं। अभी वोट क्या आपने? सर वोट देने जा रहे हैं हम। क्या है इस बार की, क्या मुद्दे हैं? आप युवा हैं तो क्या सोचते हैं? सर मुद्दा यही है, सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि सर 5 साल में एक बार चुनाव का पर्व आता है। मुद्दा हमारी यही है कि हमारे जो बनारस का विकास हुआ है, वो विकास से हम लोग अच्छे हैं, प्रभावित हुए हैं। थोड़ा सा मुद्दा यही है कि युवाओं को रोजगार के लिए मुद्दा की सबसे बड़ी बात है, वही भी थोड़ा सा चर्चा का विषय बना है। बाकी सब नहीं, क्या लगता है जैसे युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी मान लीजिए कम मिल रही तो बाकी सेक्टर में विकास कर रहा, आपको क्या लगता है कि वाराणसी के अगल बगल में विकास के लिए और कुछ किया गया? वाराणसी के आगे अगल बगल के लिए विकास तो किया जा रहा है सर, लेकिन अभी जो है, जो आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की वैकेंसी इस समय आ नहीं रही है, तो उसी में थोड़ा सा चर्चा का विषय बना है। कुल मिला के अगर हम बात करें कविता, बहुत सारे लोग हैं जो युवा हैं, उनको लगता है कि अगर रोजगार की व्यवस्था हो, चूंकि रोजगार की व्यवस्था अगर सिर्फ सरकारी नौकरी है तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या है अपने देश की, अपने प्रदेश की, उस तरह से सरकारी नौकरी की व्यवस्थाएं बहुत कम हो पाती हैं। लेकिन रोजगार के लिए कहीं न कहीं से जीवन यापन के लिए, उसके लिए सरकार और लोग अगर इसके लिए जागरूक रहेंगे तो कहीं न कहीं से व्यवस्था होती है, क्योंकि इसके लिए प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से तत्पर है। और मतदान जब होने वाला होता है उससे पहले मतदाता बहुत सारी छोटी छोटी सीटों को लेकर के छोटी छोटी जो बातें हैं, जो उनके मन में विचार होते हैं, कभी भी वोट देना हो तो उस समय बहुत सारी चीजें खुल के आती हैं। लेकिन अब बात जब मतदान की आती है तब अगर कोई बात करता है तो चीजें बन नहीं पाती। लेकिन अगर इस मतदान से पहले अपनी बात को अपने जो जनप्रतिनिधि हैं या जो भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप बिल्कुल पवन जी, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि जो भी अपने बिल्कुल पवन, इससे पहले भी जो घनश्याम है वो बता रहे थे, जब मतदाता से बात कर रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।